हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले एक सप्ताह में मैंने प्रकाश के प्रवर्तन के 6 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप जाएं इस चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहां पर आपको मिलेगा प्रकाश के प्रवर्तन की जो भी हैं क्लास 10th का करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, और वहीं पर प्रकाश के प्रवर्तन का वीडियो फर्स्ट नंबर मिलेगा, वीडियो सेकंड नंबर मिलेगा, और वैसे ही लिखा हुआ आपको मिलेगा 7 नंबर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, उसको मैं बताने से पहले ये बताऊंगा कि मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं। तो दोस्तों, मैं प्रकाश क्या होता है ये पढ़ा चुका हूं, प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं ये बता चुका हूं, फिर बता चुका हूं कि प्रकाश पदार्थ के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त बता चुका हूं। फिर प्रदीप्त के बाद मैंने बताया है कि अप्रदीप्त पदार्थ को अगर हम देखें तो उनमें प्रकाश नहीं होता है, तो उसके सापेक्ष में पदार्थ को कितने भाग में बांटेंगे, तो 3 भाग में, पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी। इस सब को बताने के बाद मैंने बताया ये था कि उस वस्तु को, उन वस्तुओं को कैसे हम देखेंगे, तो उनको देखने के लिए प्रकाश के कुछ नियम लग रहे थे। उन नियमों के बारे में मैं बता चुका हूं कि जैसे प्रकाश का प्रवर्तन लगता है, प्रकाश का अपवर्तन लगता है और प्रकाश का प्रकीर्णन लगता है। तो मैं इस चैप्टर में प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में डिस्कस किया हूं, और प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में मैं यहां पर बताया हूं। इसके साथ साथ ये बताया हूं कि प्रकाश के प्रवर्तन कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं, नियमित प्रवर्तन और अनियमित प्रवर्तन। फिर प्रवर्तन के बाद हम लोग देखे प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकीर्णन देखे कि वायुमंडल में जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है, तो उन धूल कणों के द्वारा उन प्रकाश का क्या किया जाता है, अवशोषण, और बाद में उन प्रकाशों का उत्सर्जन किया जाता है विभिन्न दिशा में, और यही प्रक्रिया प्रकाश की परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दर्पण से संबंधित सवाल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में दर्पण भी बता चुका हूं कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण एक ऐसा कांच होता है जिसका एक सतह कलई किया गया होता है, जिसमें जो कलई किया गया होता है वह AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट का एक लेप चढ़ाया गया होता है। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम दर्पण को डिवाइड करके बताने वाले हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण, चूंकि मैं इसके बारे में वीडियो बता चुका हूं, इसमें बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में भी बता चुका हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है अपने पास, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण एक ऐसा कांच होता है, दर्पण क्या होता है, एक ऐसा कांच होता है दोस्तों, दर्पण एक ऐसा कांच होता है जिसका एक सतह, कांच होता है जिसका एक सतह क्या होगा, कलई किया गया होगा। एक सतह क्या किया गया होगा, कलई किया गया होगा। और कलई का मतलब होता है रंगना, और किस चीज से रंगा गया होगा, तो AgNO3 से रंगा गया होगा, जिसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। इसको क्लियर रखिएगा। अब आगे बढ़े दोस्तों इसमें, तो आगे हमारे पास ये निकल के आता है बात कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण की परिभाषा दें हम, तो समतल दर्पण की परिभाषा हम आपको ऐसे दिए हुए थे कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह फ्लैट हो, समतल हो, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल हो। हम कह सकते हैं वैसा दर्पण अपने से लगा देंगे और इसमें लिखेंगे कि जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह, चाहे जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, 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 उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे हम क्या कहते हैं,
गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये रहा अपना गोलीय दर्पण, ये खोखला गोला है। इस खोखले गोले को, अब चूंकि ये कांच है, क्योंकि दर्पण में ही हम देखे थे, दर्पण क्या है, कांच है। और कांच क्या होता है, जिसका कांच में जब हम इसका एक सतह रंग देंगे तो क्या बन जाएगा, दर्पण। अब हम चूंकि पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण के बारे में, तो गोलीय दर्पण में देखेंगे गोलीय दर्पण क्या है, एक खोखला गोला है, सीधे से है, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, तो एक खोखला गोला है। अब इस खोखले गोले को जब हम दो भाग में बांट दें, जब हम इसे दो भाग में बांट दें तो क्या यह दर्पण हो जाएगा, नहीं। दर्पण बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सतह क्या किया होना चाहिए, कलई। तो अब इसे हम दो प्रकार से रंग सकते हैं। कैसे कैसे, तो एक प्रकार हम इस प्रकार से रंग सकते हैं और एक भाग को हम इस प्रकार से रंग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इस प्रकार से रंगेंगे, मतलब एक सतह ये कलई कर दिया गया, ये वाला कलई कर दिया गया, और एक बार इसको कलई कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसको, तो जब कलई इसको किए हैं तो परावर्तक सतह ये है, जब कलई इसको किए हैं तो परावर्तक सतह ये है। क्लियर है। परावर्तक सतह क्या होता है, जिस पर परावर्तन की घटना होती है। इसके बारे में मैं अच्छे से बता चुका हूं दोस्तों, तो इसमें हम समय को जाया नहीं करेंगे। चलिए यहां पर देखते हैं, इस सब का फिगर हम बना देते हैं। तो इसका फिगर हम बनाए दोस्तों, तो इसका फिगर होगा कुछ इस प्रकार का, और इसका फिगर बनाए हम तो इसका फिगर होगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, इसकी अगर हम परिभाषा लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चूंकि दोस्तों यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसा गोलीय दर्पण। ठीक है, चूंकि यह गोलीय दर्पण है तो लिख देंगे वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। अंदर की ओर क्या हो, धंसा हो। अंदर की ओर धंसा हो क्या कहलाता है, अंदर की ओर धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अब यहाँ पर बात निकल के आती है दोस्तों कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, तो इसमें भी लिख देंगे वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ हो या बाहर की ओर उभड़ा हो। बाहर की ओर क्या हो, उभड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उभरा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इस चीज को क्लियर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा अपने पास परावर्तक सतह। ये क्या रहा, परावर्तक सतह। ये क्या रहा अपने पास, परावर्तक सतह। ये क्या रहा, परावर्तक सतह। और इसमें ये क्या रहा, ये रहा आपको परावर्तक सतह। क्लियर है। ठीक है, अब समझते हैं आगे दोस्तों कि अगर ये गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिन पॉइंट्स को जानना जरूरी है। और उन पॉइंट्स को हम देखें तो पॉइंट्स के रूप में आपको क्या क्या मिल सकते हैं। तो जैसे ये अगर आपके पास एक गोला है तो इस गोले में दोस्तों क्या होगा, सेंटर होगा। और सेंटर है, चूंकि ये एक दर्पण बना है, इसको हटा देने के बाद और इसको रंग देने के बाद चूंकि दो दर्पण बने हैं तो यहां पर इस दर्पण में विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स बनेंगे। जैसे कि हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करें तो यहां पर वो सारे पॉइंट्स क्या क्या होंगे दोस्तों। तो यहां पर होता है पहला नंबर पॉइंट वक्रता त्रिज्या। पहला नंबर पॉइंट क्या होता है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या से पहले दोस्तों हम लिखना चाहेंगे वक्रता केंद्र। क्या लिखना चाहेंगे, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र के बाद दोस्तों हम लिखना चाहेंगे ध्रुव। हम क्या लिखना चाहेंगे दोस्तों, ध्रुव। इसके बाद हम लिखना चाहेंगे दोस्तों वक्रता, इसके बाद हम लिखना चाहेंगे दोस्तों प्रधान अक्ष। क्या लिखना चाहेंगे, प्रधान अक्ष। इसके बाद हम लिखना चाहेंगे दोस्तों वक्रता त्रिज्या। क्या लिखना चाहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या के बाद दोस्तों हम लिखना चाहेंगे मुख्य फोकस। क्या लिखना चाहेंगे, मुख्य फोकस।
और मुख्य फोकस के बाद हम लिखना चाहेंगे दोस्तों फोकस दूरी। क्या लिखना चाहेंगे? फोकस दूरी। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको, ये सारे पॉइंट्स आपको इस दर्पण में मिलने वाले हैं। जिस प्रकार हम समतल दर्पण में पढ़े थे उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सारे पॉइंट्स आपको उत्तल और अवतल दर्पण में आते हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स को बिना समय को गंवाए हुए देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अपने पास मैंने एक दर्पण लिया हुआ है और ये एक दर्पण है। इस दर्पण का नाम है, इस दर्पण का नाम है दोस्तों, बड़ा हो गया थोड़ा सा दर्पण, ठीक है दोस्तों। अभी यहां पर मैंने एक दर्पण लिया हुआ है और इस दर्पण में कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहां पर जिक्र करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना समय को गंवाए देखते हैं। पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है दोस्तों? तो अगर हम देखें, अगर ये गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण को अगर हम देखें तो ये कुछ इस टाइप की संरचना होगी। एक सर्किल होगा, एक सर्किल होगा। आप समझ रहे हैं बात को तो समझ रहे होंगे। ये एक क्या होगा? सर्किल होगा और इस सर्किल में क्या होगा? कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना सेंटर। तो यहां पर बात निकल के आती है कि चूंकि यह सेंटर है तो इस सेंटर को दर्पण में क्या बोलेंगे? तो दर्पण में बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। यहां पर ये जो है वक्रता केंद्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। अब बात निकल के आती है, अगर ये दर्पण है, इस दर्पण में कहीं ना कहीं इसका मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा जहां पर आधा ऊपर होगा आधा नीचे। इस मध्य बिंदु को दोस्तों हम कहते हैं ध्रुव। इस मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्यान दीजिए, इस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ये गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। फिर बात निकल के आती है दोस्तों कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली सरल रेखा होती है, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली सरल रेखा होती है, इस सरल रेखा को कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। या इसी को कहीं कहीं पर कहता है मुख्य अक्ष। इसी को क्या कहता है? मुख्य अक्ष। तो समझना भी जरूरी है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। समझ में आ रहा है? फिर आगे बात निकल के आती है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बाद वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ये रहा ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है, इस दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट को समझते चलिए। फिर बात निकल के आती है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या तो हमारा हो गया। बात ये निकल के आती है कि अब जब किसी प्रकाश किरण को हम इस दर्पण पे आपतित कराते हैं तो ये क्या होता है? परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष को किसी बिंदु पे काटती है। प्रधान अक्ष को किसी बिंदु पे काटती है। जब भी किसी प्रकाश की किरण को, ये आपतित प्रकाश की किरण है, इस आपतित प्रकाश की किरण को जब हम अवतल दर्पण पर आपतित कराते हैं तो यह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को किसी ना किसी बिंदु पे काटती है। तो जब यह किसी ना किसी बिंदु पे काटती है तो इस बिंदु को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। इस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? फोकस। ध्यान रखना, हर एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस। और याद रखिएगा, इस फोकस और ये रहा पोल। इस फोकस और पोल के बीच की दूरी जो होती है, इसे हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। वक्रता केंद्र क्या होती है, ध्रुव क्या होती है, प्रधान अक्ष क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, और इससे संबंधित एक और है जिसको कहते हैं द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक। द्वारक क्या होता है दोस्तों? तो द्वारक का मतलब क्या होता है? घर में दरवाजा होता है, जिस दरवाजे से आना होता है। जैसे अगर अब ये अपने पास घर है, जैसे अपने पास ये घर है, तो इस घर में दोस्तों दरवाजा क्या होगी? ये दरवाजा कुछ इस टाइप की होगी। ये दरवाजा कुछ इस टाइप की होगी। अब ये जो दरवाजा है ना, यही इसका द्वारक है। तो ठीक उसी प्रकार गोलीय दर्पण का द्वारक जो है वो यहां से लेकर यहां तक है।
ठीक है, यही अपना द्वारक है, इसके आगे द्वारक नहीं होगा, इसके नीचे द्वारक नहीं होगा, जब भी होगा तो द्वारक इतना ही होगा, मतलब इतने के ही अंदर हमारा प्रकाश पहुंचता है, तो इसलिए द्वारक हमारा यही होगा। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, अगर नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक बार हम क्लियर कर दें फिर से कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। सबको लाइन से याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा प्रधान अक्षीय मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रधान अक्षीय मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने, ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर अगला पॉइंट है कि जब गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह क्या करती है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को एक बिंदु पे काटती है और वही बिंदु हमारा मुख्य फोकस कहलाता है या फोकस कहलाता है। अब बात निकल के आती है कि इस फोकस तथा ध्रुव इसके बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी।